नारी उपेक्षित रही है, नारी के साथ समाज अन्याय करता आ रहा है। और ये जिस प्रकार से दलितों की जो स्थिति है, जिस प्रकार दलित हाशिए पर रहे, ऐसे नारी भी जो है वो सदियों से हाशिए पर रही है। तो मुक्तिबोध ने भी हमारे समाज में ऐसी जो नारियां हैं जिनका शोषण हो रहा है, ऐसी नारियों को लेकर के उन्होंने अपनी कविताओं में उसका जिक्र किया है। तीसरी जो विशेषता है, दुख, निराशा और कुंठा। आधुनिक युग के अंतर्गत मनुष्य जो है वो यंत्रवत बन गया है, क्योंकि आधुनिक युग में विज्ञान आया, टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ साथ में यंत्रवत मानव होने की संभावना होती गई। वर्तमान परिवेश में अभाव है, आपको आकस्मिकता मिलेगी, उच्छृंखलता मिलेगी, षड्यंत्र है, घुटन है, कुंठा है, निराशा है, आदि चीज़ें हमें मिल रही है। मुक्तिबोध की एक बहुत चर्चित कविता है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। इसकी ये पंक्तियाँ मैं आपको यहाँ दुख, निराशा और कुंठा का एक उत्तम उदाहरण मुझे लग रहा है। कारखाने अहाते के उस पार, धूम्र मुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उद्गार, चिन्हाकार मीनार, मीनारों के बीचों बीच चाँद का है टेढ़ा मुख। हम देख रहे हैं यहाँ चाँद जो है वो पूंजीवादी सभ्यता का प्रतीक है। चाँद पूंजीवादियों के लिए भले अमृतवर्षी होगा, किंतु जो लोग सर्वसाधारण है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, आम व्यक्ति है, उसके लिए चाँद जो है यहाँ विद्रूप, टेढ़ा अथवा तो काला है। उसके काव्य की और विशेषता है आस्था और अनास्था। आज के कवि के मन में अथवा कवि स्वयं के प्रति, अपने खुद के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखता है, और स्वाभाविक है कि व्यक्ति को अपने पर अगर आस्था होगी, अपने पर श्रद्धा होगी, अपने पर विश्वास होगी, तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो आज का मानव किसी आदर्श सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन खुद की जो निजी जो ताकत है, निजी जो शक्ति है, उस पर वो विश्वास करता है। और उसके सम्मुख मानव का जो एक प्रकाशमय भविष्य है, ने आने वाला दिन जो है, एक आशावादी कवि जो है कि उसके अंतर्गत प्रकाश है, कुछ कर पाने की संभावना है, तो प्रकाशमय भविष्य जो है वह एक दिन अवश्य दिखा देगा। इसलिए कवि यहाँ आस्था की बात करते हैं कि हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, हमेशा हताशा नहीं रहेगी, एक न एक दिन जो है वो जीवन में प्रकाश आएगा, आनंद आएगा, उत्सव आएगा। मानव दिगंत के कुलों पर जिन किरणों का ताना बाना, उस रश्मि रेशमी क्षितिज क्षोभ पट पर अंकित, नूतन व्यक्तियों के सहस्त्र दल स्वर्णोज्ज्वल आदर्श बिंब मानव युग के। मुक्तिबोध की कविताओं के अंतर्गत इस वर्तमान समय से जुड़ी हुई कई समस्याएं जो हैं, जैसे पूंजीवाद का विरोध है, पूंजीवाद और आम व्यक्ति जो है उसके बीच की ऐसी समस्याएं भी हमें मिल रही है। मैं बात करूंगा कुछ परंपराओं के विरोध से जुड़ी हुई। हमारे यहाँ प्रत्येक रचनाकार जो होता है, कुछ रचनाकार परंपरा को लेकर चलते हैं। ये मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जो परंपरा का विरोध कर रहे हैं, और इसके जैसे कि प्रगतिवाद के अंतर्गत ईश्वर के प्रति नकार की बात जो थी, ईश्वर के प्रति विरोध की बात जो थी, मुक्तिबोध जो है वो भी कहते हैं कि एक अरूप तत्व जो है, अरूप शून्य जो है, इसके प्रति ये श्रद्धा की जो बात है वो ठीक नहीं है। इसलिए ईश्वर के प्रति विद्रोह करते हुए वो अपनी एक रचना में बता रहे हैं, मात्र अनस्तित्व का इतना बड़ा अस्तित्व, ऐसे दुप अंधेरे का इतना तेज उजाला, लोग बाग अनाकार ब्रह्म के सीमाहीन शून्य के बुलबुले में यात्रा करते हुए गोल 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 खोजते हैं जाने क्या। मैं अब उनकी भाषा पर बात करूँगा। स्वाभाविक बात है कि भाषा जो है वो मनुष्य की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक कहना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है। मुक्तिबोध की भाषा की जहाँ तक बात है, मुक्तिबोध भाषा के क्षेत्र में अति प्रौढ़, अति सशक्त रचनाकार के रूप में हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के अंतर्गत शब्द को बड़ी शब्द जो हैं उसका चयन जो है, शब्द चयन बहुत अच्छी तरह से किया है। इनकी भाषा के अंतर्गत हिंदी के शब्द तो है, स्वाभाविक बात कि हिंदी के रचनाकार है, पर हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत जो है, और संस्कृत के भी तत्सम और तद्भव
उसके अलावा उर्दू के, फारसी के, मराठी के, अंग्रेजी के आदि शब्द भी हमें मिल रहे हैं। यहाँ मैं आपको उनकी अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं हिंदी के अतिरिक्त, इन शब्दों का कुछ दृष्टांत आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक उनके तत्सम शब्दों की बात है जो संस्कृत से सीधे आए हम जानते हैं, उसके अंतर्गत शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं, एक दस्यु है, प्रचंड है, मरकट, सृष्टि, नाद, सूर्य, स्पर्श, नक्षत्र, घनीभूत, स्वप्न आदि। तद्भव शब्द की जो बात है, तत्सम का थोड़ा सा विकृत रूप यहाँ, तो बावड़ी, बीत, कंडा, डिबरी, कनेर, कंजी, पल्ला, कानी और ये आदि शब्द जो है वो तत्सम है। उर्दू शब्दावली, स्वाभाविक बात है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के भी काफ़ी शब्द आए। इसका कारण ये है कि समय समय पर हमारे देश के अंतर्गत विदेशी लोग आए, विदेशी शासक यहाँ रहे, मुगल आए, शक आए, हुण आए, अंग्रेज आए, तो उनके शब्दों को हम लोगों ने हमारी भाषा में स्वीकृत हम करते गए। यहाँ कुछ उर्दू शब्द मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में काफ़ी मात्रा में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ दृष्टांत है: तकाजा, अजब, तमगा, पर्दा, गिरफ्तार, साजिशे, सुल्तान, वक्त, आसमानी, रौनक, खुशबू, दरख्त, सरहद, गुजरता, गुलाम, मुकाम, जानवर, फिजूल, खून, शहीद, ज़माना, ये शब्द जो है वो उर्दू के हैं। उनका एक बहुत अच्छी कविता का उदाहरण है जिसमें ढेर सारे उर्दू शब्द हमें मिल जाएंगे। मैं 2 लाइन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ऐ हिंदुस्तानी, फटे हाल जिंदा दिल जिंदगी, तेरे साथ तेरा बंदा नीत रहेगी। यहाँ अब उर्दू शब्दों की भरमार हमें लग रही है। मराठी शब्द भी इनकी कविताओं के अंतर्गत हमें मिल रहे हैं, जिसमें नक्शे, सीवंती, बघार, हंकार, थर, परत आदि। अंग्रेजी के शब्दों की जहाँ तक बात है तो मुक्तिबोध की कविताओं में हमें अंग्रेजी के भी ढेर सारे शब्द मिल रहे हैं। जैसे कि फिलोसफी एक शब्द है, मिस है, क्वार्टर्स, कॉलेज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फैंटेसी, मजिस्ट्रेट, रेल, एक्सीडेंट, सिविल लाइंस, बैंड, गैस, लाइट, मिलिट्री, कवर, सेक्रेटरी, म्यूजियम, कर्फ्यू, लाइब्रेरी, अवेजी आदि शब्द हमको उनकी भाषा के अंदर अंग्रेजी के मिल रहे हैं। बात करूंगा मैं इनकी कविता के अंतर्गत जहां बिंब योजना हुई है और प्रतीक योजना की बात। बिंब शब्द जो है वो मूलतः अंग्रेजी का इमेज शब्द जो है उस इमेज का पर्याय है, और आम तौर पर देखें तो बिंब जो है वो कविता का या काव्य का एक आवश्यक अंग है, और बिंब का संबंध कवि के प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध से होता है, कवि निजी अनुभव होता है, इंद्रिय बोध से होता है। यहाँ कुछ बिंब के जो प्रकार हैं, इन बिंबों के प्रकारों का मैं जिक्र करूँगा। जैसे एक है चाक्षुण बिंब, जिसका संबंध होता है आँखों से। श्रव्य बिंब, श्रवण से उसका संबंध है। स्पर्श बिंब, जिसको किसी चीज़ को स्पर्श करना या व्यक्ति विशेष से। गंध बिंब है, जिसका संबंध होता है नाक से। तो यहाँ एक भाव बिंब जो है, उस भाव बिंब का उदाहरण मैं पेश करने जा रहा हूँ। स्पर्श बिंब का ये दृष्टांत है। स्वयं की ग्रीवा पर फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल और शब्दों पर उगे हुए बाल तथा वाक्य में औरांग उटांग के। तो यहाँ कवि स्पर्श बिंब की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो स्पर्श करता है, वो हाथ फेरने की बात आई है, ग्रीवा आदि की बात आई है। प्रतीक योजना की बात मुक्तिबोध की कविता के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं सिंबल। तो किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए रचनाकार अपनी रचना में प्रतीक योजना का इस्तेमाल करते हैं, अथवा कवि जो कहना चाहते हैं उस भाव को, भावाभिव्यक्ति को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए वह प्रतीक का प्रयोग अपनी रचना के अंतर्गत करता है। प्रतीक के भी
ढेर सारे प्रकार हैं, हम जानते हैं, जैसे कि वर्ग प्रतीक है, सैद्धांतिक प्रतीक है, वैज्ञानिक प्रतीक है, दार्शनिक प्रतीक है, ऐतिहासिक प्रतीक है, पुराण से जुड़े हुए प्रतीक है, प्राकृतिक प्रतीक हैं, सांस्कृतिक प्रतीक हैं, ऐतिहासिक प्रतीक है। यहाँ मैं एक प्राकृतिक प्रतीक का उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्राकृतिक कवि मुक्ति बोध को प्रकृति से भी ज़्यादा नाता था और प्रकृति प्रतीक को भी उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत लिया है। यह सही है कि चिल चिला रहे हैं फासले, तेज दोपहर की भरी सब और गरम घास सा रेगता चला, काला बांका तिरछा पर हाथ तुम्हारे में जब भी मित्र का हाथ फैलेगी बरगद छा वही। यहाँ बरगद शब्द जो है, बरगद जो पेड़ आया है, वो बरगद कभी स्नेह का प्रतीक बना हुआ है, वही बरगद कभी पूंजीपति का प्रतीक बन जाता है, और वही बरगद निराशा या विषाद का प्रतीक भी जो है वो बन जाता है। ऐतिहासिक प्रतीक, स्वाभाविक बात है कि रचनाकार रचना करता है तो अक्सरतः इतिहास, पुराण या वेद या तो जो हमारे यहाँ 18 पुराण है उसका हम लगभग उसी में से प्रेरणा लेकर के कुछ न कुछ लिखते हैं। मुक्ति बोध ने भी अपनी कविता के अंतर्गत इतिहास से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल किया है और वो भाव या विचार को और अधिक व्यक्त करने के लिए दुर्दांत ऐतिहासिक स्पंदन के लाल रक्त के लिखते तुलसीदास आज अपनी पीड़ा की रामायण। यहाँ रामायण रचना की बात तुलसीदास ने काले अक्षरों में न लिखी जाकर अथवा काले अक्षरों में न लिख करके लाल अक्षरों में लिखी है। इसका ये बताकर लेखक एक क्रांतिधर्मी, एक बदलाव लाना जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। एक सैद्धांतिक प्रतीक पर बात मैं करना चाह रहा हूँ। मुक्तिबोध ने कुछ ऐसे प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है जिसका संबंध सैद्धांतिकता से इस दिल के भरे रिवॉल्वर में बेचैनी झोर मारती है, इसमें क्या शक, क्यों ताकतवर उस मशीन के पिस्टन की दिल की धक धक उद्दाम वेग से चला रही लोह चक्र, मन प्राण बुद्धि के विक्षोभ की यह शाह स्टीमर रोलर जीवन का। इनके कविता में फैंटेसी भी हमें मिली। फैंटेसी हम समझते हैं कि कल्पना। तो मैंने यहाँ इनकी कविताओं को कुछ समय की पाबंदी की वजह से मैंने मुख्य रूप से आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। अब मैं मुक्तिबोध की बहुत चर्चित अति प्रसिद्ध जो लंबी कविताएं हैं, इस पर मेरे साथ बैठे हुए वरिष्ठ प्राध्यापक आदरणीय मैं वैष्णव सर से निवेदन कर रहा हूं कि वो मुक्तिबोध की मुख्य कविताओं की कुछ विवरणात्मक बातें हमारे सामने रखे। आदरणीय वैष्णव सर। मुक्तिबोध के काव्य की विशेषताओं का हमने अनुभव किया। मुक्तिबोध सपाट बयानी कविता नहीं करते और इसलिए मुक्तिबोध की कविता एक ही झटके में समझना बेवकूफ़ी होगी और इसलिए मुक्तिबोध ने अपनी कविता के संग्रह के जो शीर्षक दिए हैं वह बड़े प्रतीकात्मक है और प्रतीकों के माध्यम से जब वो अपनी बात कहते हैं तो बड़े धैर्य के साथ हमें अनजाने जल में कदम रखने की आवश्यकता पड़ती है। इतना छिछड़ापन भी नहीं है लेकिन था लेना बड़ा मुश्किल है और इसलिए जहाँ तक लंबी कविता का सवाल है तो मुक्तिबोध ने लिखा है, मैं छोटी कविता लिख नहीं सकता और लंबी कविता लिखे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जो छोटी होती है वह अधूरी होती है और मैं अपनी बात को अधूरी रखना पसंद नहीं करता। तार सप्तक के अपने वक्तव्य में जो लिखा है, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन मुक्तिबोध लिखते हैं कि मैं कविता के कंटेंट को एक साथ ले तो आता हूँ, उसमें विविधता भी होती है,
लेकिन उसको रूपबद्ध करना बड़ी मुश्किल बात मैं समझ रहा हूँ, और उसे अभिव्यक्ति का अंजाम देने के लिए कभी फैंटेसी, कभी प्रतीक, कभी बिंब और कभी कभी आत्मा चिंतन की बात मुझे करनी पड़ती है। और यही कारण है मैं इसलिए क्लिष्ट हुआ हूँ, दुरूह हुआ हूँ, लोगों को समझ के परे हुआ हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो अपने आत्मानुभव के बाद कहा है। मेरे सामने प्रगतिवाद था, प्रयोगवाद भी है, लेकिन प्रतीकात्मक शीर्षक के बिना मैं रह नहीं सकता। यहाँ हर व्यक्ति ब्रह्मराक्षस है, क्योंकि ब्रह्मराक्षस एक ऐसी प्रतिभा की बात है जो विलक्षण तो है मगर कहीं न कहीं भटकी हुई है। और ऐसे भटकी हुई प्रतिभा के जो धनी हैं वो ब्रह्मराक्षस है, और खास करके वो अहमवादी है। अहमवादी हर व्यक्ति में कहीं न कहीं ये तत्व आपको दिखाई पड़ेगा। डूबता चांद जो है वो पूंजीपदी व्यवस्था की बदलती तासीर का प्रतीक है। काव्यात्मक कविवर जो है वो कवि के क्रांति चेतना की बात है। नक्षत्रखंड और चकमक की चिंगारियाँ जो है वो विद्रोह का एक स्वर है, और चंबल की घाटी जो है वो शोषित और आतंकित देशकाल है। इन 5 प्रतीकात्मक शीर्षकों के साथ हम मुक्तिबोध के पूरी काव्य यात्रा को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध व्यक्ति के पास रहे हैं, मानसिक स्तर पर गए हैं, चेतना को संकारा हुआ है, और उसके बाद देश और काल को पकड़ के रहे हैं। तो ये मुक्तिबोध प्रतीक के बिना हम जान नहीं सकते। किसने ठीक कहा है कि मुक्तिबोध की कोई भी कविता उठा लीजिए, आपको वहाँ व्यक्ति, मन, चेतना और उनका अहम नजर आएगा। इसलिए कहा गया है कि मुक्तिबोध ने एक ही कविता लिखी है, क्योंकि सभी कविताओं का सार एक ही पथ पर चलने वाला है। उनके जो औजार है वो सभी कविताओं में कहीं न कहीं लागू होते हैं। और इसलिए मैं उनकी पहली जो बहुत चर्चित कविता है वो अंधेरे में, उसकी बात करूँगा। नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता के बारे में लिखा है कि यह मुक्तिबोध की बहुत चर्चित कविता है, शायद उनकी अंतिम रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह की अंतिम रचना ही नई कविता की